What is pH? The name pH means the potential of hydrogen, means हाइड्रोजन की कितनी पोटेंशियल, कितनी कंसनट्रेशन किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद है। पोटेंशियल यहाँ पावर को जाहिर करता है, यहाँ पे P पावर आप इसे लें या फिर पोटेंशियल लें, क्योंकि पोटेंशियल भी किसी चीज़ की पावर या स्ट्रेंथ को जाहिर करता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन रिलेट किया जा रहा है इसके कि हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन क्या होती है किसी भी चीज़ में, जितनी कंसनट्रेशन होगी एसिड या बेस उतना ही पावरफुल होगा। तो pH, P मीन्स पावर और पोटेंशियल एंड H मीन्स हाइड्रोजन। It refers the ability of a chemical to donate or accept the hydrogen ion from other chemicals। ये क्या जाहिर करता है pH कि किसी भी केमिकल में कितनी एबिलिटी है कि वो दूसरे केमिकल से या तो हाइड्रोजन ले हाइड्रोजन आयन ले या फिर उसे हाइड्रोजन आयन डोनेट करे। इस एबिलिटी को हम जांचने के लिए pH पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं। pH डेफिनेशन, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, देन pH और द डेफिनेशन ऑफ pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इज़ गिवन सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन के अंदर pH अपनी क्या एक्टिविटी शो करता है, ये देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रॉपर इसकी जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं, ये देखिए। एंड देन यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे pH का प्रॉपर मेंशन किया गया है कि हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। द रेंज ऑफ pH स्केल इज़ फ्रॉम 0 to 14। 0 to 14 होती है इसकी रेंज pH स्केल की। pH स्केल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्केल्स pH के हैं, लेकिन जो लिटमस पेपर है, एक पेपर के ज़रिए हम कलर चेंज से मालूम कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ की pH कितनी है या एसिडिटी या अल्कलाइन नेचर कितनी है। देन वो 0 to 14 उस पर नंबर लगे होते हैं। हम इस तरह डिफाइन करेंगे इसे। द डेफिनेशन ऑफ pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इज़ गिवन सोल्यूशन, और या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और एबिलिटी ऑफ केमिकल डोनेट और एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम अदर केमिकल। P अमूमन जो है P इज़ pH स्टैंडर्ड ऑफ पावर, मैथमेटिकल सिंबल द नेगेटिव लॉगरिथम एंड H इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है H से जाहिर किया गया है, H हाइड्रोजन को जाहिर कर रहा है एंड P जो है पावर एंड पोटेंशियल को जाहिर कर रहा है। देन नेक्स्ट आ जाए POH। pH के साथ ही एक POH का भी जिक्र आता है। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन इज़ कॉल्ड POH, क्योंकि हमने एसिड एंड बेस के जो थ्योरी थी उसमें यही पढ़ा था कि अगर जो H आयन एसिड नेचर को जाहिर कर रहा होता है और OH आयन बेसिक को, या और इन्हीं की कंसंट्रेशन के बिहाफ पर हम कहते हैं कोई भी नेचर कितनी एसिडिक और कितनी बेसिक है। यह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिया था कि एसिड और अल्कलाइन और बेसिक नेचर्स को हम किस तरह H और OH आयन्स की कंसंट्रेशन से जाहिर करते हैं। POH यहाँ पर OH आयन को जाहिर कर रहा है, क्योंकि जब H2O आयोनाइज्ड होता है देन वो H आयन एंड HO आयन में डिवाइड हो जाता है, मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन में। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड मीन्स POH यहाँ पे पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड जाहिर कर रहा है। P तो पावर को जाहिर कर रहा है एंड OH मीन हाइड्रोक्साइड आयन को जाहिर कर रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप POH माइनस लॉगरिथम शो हो रहा है एंड देन इसकी पावर जाहिर हो रही है। यहाँ पर ये pH स्केल्स की बिना पे, क्योंकि मैंने बताया कि 0 to 14 नंबर्स में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये नंबर्स हैं, देखिए ये 0 से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये 14 पे एंड हो रहा है। यही वो नंबर्स हैं जो कि स्केल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी pH को मापने के लिए। किसी भी pH को एज अ स्केल हम इसे मालूम कर सकते हैं। यहाँ ये जो कलर्स दिए गए हैं, डिफरेंट कलर्स हैं यहाँ पर। जब इस पेपर का कलर चेंज होता है तो इन कलर से हम मैच करते हैं, जिसके साथ वो कलर मैच होता नज़र आता है उसकी pH वही मानी जाती है। अमूमन 7 जो है यहाँ पर ये न्यूट्रल है, क्योंकि ये मिडल में है, ये न्यूट्रल है, ना ये एसिडिक नेचर की होती हैं चीज़ें, ना ही ये बेसिक नेचर की होती हैं। अमूमन पानी का जो pH आ रहा होता है वह 7 आ रहा होता है। और अगर वो 0 है, अगर किसी भी चीज़ की 0 आ रही है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर वैल्यू आती है 6 देन वो वीक एसिड होगा। इसी तरह अगर 14 आई है किसी की तो वह स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर 8 आई है
देन वो वीक बेस है। यहाँ पे देखिए बताया गया है एरो के ज़रिए कि किस तरह जो है अगर एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है 0 की तरफ और अल्कलाइन की जो है वो 14 की तरफ स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। जिस तरह 14 की तरफ नंबर जा रहा होता है उसी तरह जो है स्ट्रॉन्ग बेस हमें हासिल हो रहा होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, हम पीएच को किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तो हमने जैसा अभी एक लिटमस पेपर देखा है, कलर्स उसमें होते हैं और 0 to 14 जो है नंबर्स लिखे होते हैं एज अ स्केल, हम उसे देख रहे होते हैं। एक तो ये तरीका है, लेकिन और भी बहुत से हैं इसके अलावा, इनको हम 1 by 1 देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, इलेक्ट्रो का वर्ड आया तो इट्स मीन इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा इसके अंदर। इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में क्या है, द पीएच ऑफ सोल्यूशन मे बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली बाय द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। किस तरह हम मेजर करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स इस्तेमाल हो रही है। सेटअप द बिटवीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स एंड फ्री हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन, बट हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोड्स बिकम इनएक्यूरेट बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड प्रोटीन एजेंट। अमूमन क्या है कि या इसमें जैसे मैंने बताया है इलेक्ट्रिसिटी का काम है, क्योंकि इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड नाम से जाहिर है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स इस्तेमाल हुई है जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में सेटअप की जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्रोजन आइंस के हम पता लगा लेते हैं कि कितनी कंसनट्रेशन में मौजूद है। अगर हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन हमें मालूम हो जाए देन हम पता लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में मालूम कर सकते हैं कि उसकी नेचर एसिडिक है या अल्कलाइन, और अगर एसिडिक है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। बट हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोड्स बिकम इनएक्यूरेट बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये जो पैरामीटर है या ये जो स्केल है जिसे हम जान रहे हैं पीएच किसी भी सॉल्यूशन की, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए इनएक्यूरेट होता है। लाइक प्रोटीन वगैरह भी इसमें शामिल हैं जिसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आती जब इसके थ्रू हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत से दूसरे जो सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर ये एक्यूरेसी दिखाता है। बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है, ये पीएच मीटर्स इस्तेमाल होते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। यहाँ पे कुछ इसकी तस्वीर भी दिखाई गई है। इसके अलावा ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच मीटर, इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमें कोई ना कोई ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि ऑक्सीडाइजिंग के लिए एक्यूरेसी दिखाए, तो देन ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच मीटर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड मे बी यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच और वाइड वैरायटी ऑफ मटीरियल्स इंक्लूडिंग ऑयल एंड वाटर एमल्जन क्रीम्स। ऑयल एंड वाटर एमल्जन क्रीम्स की अगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर पीएच वगैरह चेक करनी होती है तो हम यही ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच मीटर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम जो डोसेज फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी पीएच भी मेंटेन रखी जाती है स्टेबिलिटी की वजह से। अगर उनकी पीएच मेंटेन नहीं रखी गई और किसी भी दौरान पैकेजिंग के दौरान स्टोरेज के दौरान उनकी पीएच चेंज हो जाती है, देन प्रोडक्ट जो है अपनी स्टेबिलिटी खो देती है और इस्तेमाल से पहले ही, पेशेंट तक पहुंचने से पहले ही जो है प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगी। अगर हम आम ज़ुबान में कहें प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है। इसी तरह जो हम प्रोसेसिंग फ़ूड इस्तेमाल करते हैं, लाइक अगर कैंस में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ूड आ रहे होते हैं, फ्रूट सेव होते हैं या फिर वेजिटेबल्स होती हैं कैंस में, या टमाटो पेस्ट प्यूरीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की आ रही होती हैं, उसमें भी पीएच का बहुत ख्याल रखा जाता है। उसमें पीएच मेंटेन की जाती है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना कर सकें, वो स्टेबिलिटी अपनी बरकरार रखें, अपना जायका, अपनी खुशबू और अपने न्यूट्रिएंट्स को जो है ग़िज़ाइयत जो है बरकरार रखें। वो तमाम पीएच, अगर पीएच उनकी चेंज होती है तो ये तमाम चीज़ें इफ़ेक्ट हो जाती हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को पहले मार्केट में भेजने या बनाने से पहले, पैकिंग से पहले उसकी पीएच चेक की जाती है। देन वो पैरामीटर्स भी कंसीडर किए जाते हैं कि पैकिंग के बाद भी उसकी पीएच मेंटेन रहे, यहाँ तक कि कंज्यूमर उसको इस्तेमाल कर ले। यहाँ पर हमने ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच मीटर, वो वाटर एंड एमल्जन क्रीम्स में अमूमन इंडस्ट्री में कॉमनली इस्तेमाल होता है। ये देखिए यहाँ इसकी तस्वीर दी गई है। इस तरह के ये होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे, ग्लास इलेक्ट्रोड्स, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देन इसके अंदर लिक्विड डाला गया है जिसकी हमने पीएच मालूम करनी है, सैंपल मौजूद है और फिर हम इस तरह करके इसकी पीएच मालूम कर लेते हैं। एक और मेथड है क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर क्या है? द मेथड इज़ बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ सम ऑर्गेनिक बेसिस
or acid to change color depend on pH as the result of rearrangement of their structure। अमूमन क्या होता है कि कुछ इस तरह के कलर चेंज एजेंट्स आते हैं जिनको किसी भी चीज़ के अंदर डाला जाता है, देन वो कलर चेंज कर लेते हैं और उनके कलर के हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि इसकी क्या पीएच है। इंडिकेटर्स के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं अमूमन। इंडिकेटर विच आर यूज्ड इन क्लोरीमीटर आर वीक एसिड और वीक बेस हैं। द एसिडिक एंड बेसिक फॉर्म डिफर इन कलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ये जो वीक एसिड एंड वीक बेस हैं अपने हिसाब से कि किस तरह की नेचर है आपके सैंपल की, कलर चेंज करते हैं और उस कलर चेंज से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो सैंपल आपके पास है उसकी पीएच कितनी है या उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर वो एसिडिक, आपको पता है वो एसिडिक नेचर है, देन वो कितना एसिड है, या अगर आपको मालूम है कि वो बेस नेचर है, देन वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक बेस है। तो हम ये चीज़ें मालूम कर सकते हैं क्लोरीमीटर के ज़रिए। इसके अलावा कुछ और इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। पीएच इंडिकेटर, इंडिकेटर का उर्दू में मतलब होता है किसी भी चीज़ की निशानदेही करना, या हम देखकर कोई भी चीज़, इशारा देना, किसी को देखकर कोई भी चीज़ विजुअली तौर पर हम जज कर सकते हैं कि ये क्या है। देन पीएच इंडिकेटर्स में भी ऐसा ही है। आर वीक एसिड डेट exert as a natural dyes and indicate the concentration of H ion in a solution व color change। indicators क्या करते हैं? are weak acid that exert a natural dye एंड इंडिकेट द कंसनट्रेशन ऑफ एच आइन। इनका भी यही होता है कि एक डिफरेंट किस्म के डाइज एंड कलर्स के हिसाब से शो कर रहे होते हैं कि एच आइन की कंसनट्रेशन कितनी है किसी भी सॉल्यूशन में। जैसे ही इनका कलर चेंज होता है देन इसको जज किया जाता है कि कलर अकॉर्डिंग टू जो इंडिकेटर पैरामीटर है उसके हिसाब से मैच किया जाता है कि 14, अगर ये कलर ब्लू है देन उसे मापा जाता है कि ब्लू कलर किस नंबर पे आ रहा है। अगर ब्लू कलर 14 पे है देन इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर 12 पे है, लाइट ब्लू है 12 पे है, तो 12 से 9, 10, 9, 8 इस तरह जब जाएगा तो वो वीक बेस बनता चला जाएगा। इसी तरह अगर शार्प रेड कलर है तो शो करेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अगर वो ऑरेंज येलोइश होता जाएगा देन वो शो कर रहा होगा कि ये वीक एसिड की तरफ जा रहा है। पीएच स्ट्रिप्स भी मिलती हैं। पीएच स्ट्रिप्स आर पीसेस ऑफ पेपर दैट चेंज अ कलर डिपेंड ऑन पीएच। आमतौर पर जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आम रूटीन में ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने घरों में भी आमतौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो है पीएच पेपर। पीएच पेपर मिलता है, स्ट्रिप्स की सूरत में भी मिलता है। ये पीएच पेपर पर डिफरेंट कलर शेड लगे हुए होते हैं और उस पेपर को जब हम डालते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी जिस भी चीज़ का हमें जिस भी सैंपल का हमें पीएच मालूम करना तो उसमें डालते हैं तो वो कलर चेंज कर लेता है और उस कलर चेंज पेपर को हम मैच करते हैं। वो जो हमें एक स्टैंडर्ड कलर स्ट्रिप दी जाती है उसे मिलाते हैं और कलर जिस कलर के साथ मैच हो जाता है देन उसी नंबर को हम उसका पीएच कंसीडर कर लेते हैं। द पीएच स्ट्रिप पीस ऑफ पेपर डेट चेंज द कलर डिपेंडिंग ऑन पीएच। ये अकॉर्डिंग टू पीएच कि कितना उसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद है उसके हिसाब से वो कलर चेंज कर रहा होता है। द एसिडिटी और क्लिनिटी ऑफ द लिक्विड हम इजीली मालूम कर सकते हैं इससे। यहाँ पे देखिए ये कलर चेंज जो है एक स्टैंडर्ड वो दिखाई गई है। जब कोई ये हम डिफरेंट ब्लू लिटमस पेपर हो गया, रेड लिटमस पेपर हो गया, यूनिवर्सल पीएच पेपर जब इसमें डालेंगे तो अगर एसिडिक नेचर है तो एसिडिक नेचर देखें यहाँ पर ये रेड में चेंज हुआ है। अगर बेसिक है तो देखिए ये ब्लू में चेंज हो गया है। इसी तरह जब हम इनको यहाँ पर मैच करेंगे इस वाले पेपर को जब हम यहाँ से मैच करेंगे तो हम देखेंगे कि ये किसके साथ ज़्यादा मैच हो रहा है। अगर ये देखिए ये यहाँ पर 1 के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, 1 के साथ, तो इट्स मीन इट्स एसिडिक नेचर एंड इट्स कंसिडर एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर हम ये ले लेते हैं यहाँ पर बेसिक वाले पेपर को लेते हैं जो लाइट पर्पलिश लाइट ब्लू सा शेड आ रहा है, तो ये अगर हम मैच करते हैं यहाँ पर तो ये 10 वाले उससे मैच होगा, 10 पे आएगा, तो इट्स मीन इट्स अल्कलाइन बट नॉट टू मच स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन। थ्रू लिटमस पेपर ब्लू एंड रेड एंड यूनिवर्सल पेपर वी कैन डिटेक्ट
अबाउट द एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ पीएच कहाँ कहाँ होती है? टू डिटरमाइन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ नेचर को हम डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्लांट एंड टिश्यूज़ एंड फ्लूइड्स एज यूजली एसिडिक हैविंग pH 2.5 होती है और एनिमल टिश्यूज़ आर अल्कलाइन 7 to 7.5 होती है इसकी। लेकिन हम वो कितने बेस हैं, कितनी अल्कलाइन है, इसको हम pH मालूम करके ही बता सकते हैं। और इसके अलावा प्लांट्स जिसमें ग्रो कर रहे होते हैं मट्टी, उसकी pH भी मालूम की जाती है। एग्रीकल्चर में बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है। जब भी कहीं पे एग्रीकल्चर के अंदर फार्मिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे कोई भी फसल उगानी होती है, उससे पहले मिट्टी की pH चेक करवाई जाती है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक तो नहीं। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है देन उसके अंदर कुछ ऐसा अल्कलाइन खादें डाली जाती हैं जो कि उसकी एसिडिटी को कम करे। या फिर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन नेचर की है अगर वो मिट्टी, तो उसके अंदर कुछ एसिडिक मटेरियल डाला जाता है ताकि pH मेंटेन रहे और पौधा सही तरह ग्रो कर सके, फसल सही तरह ग्रो कर सके। तो प्लांट्स एंड में भी बहुत, एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसी तरह अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखते हैं तो हमने ब्लड की pH पढ़ी थी कि अमूमन 7.3 से 7.5 की रेंज है, या इसके दरमियान में होती है pH की। ये pH भी मेंटेन ब्लड के अंदर मेंटेन रहती है, देन ही वो जो है नॉर्मली वर्क कर रहा होता है। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर भी pH का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे मैंने स्टमक का बताया था कि स्टमक के अंदर एसिड मौजूद होता है और एसिडिक नेचर होने की वजह से मुख्तलिफ किस्म में जर्म्स और माइक्रोब से हमको बचाता है। जो फूड या किसी भी चीज़ से हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो गए हैं तो वो स्टमक में जाके ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद है। लेकिन अगर आपका स्टमक वॉल्स किसी वजह से डैमेज हुई हैं, अल्सर है किसी पेशेंट को खुदा ना खास्ता, या किसी भी वजह से एसिड की बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन, नॉर्मल कंसनट्रेशन से ज़्यादा एसिड रिलीज़ हो रहा है और वो स्टमक की वॉल्स को डैमेज कर रहा है, देन हम कुछ ना कुछ ऐसा लेते हैं जो कि अल्कलाइन नेचर का और वो जाके हमारे स्टमक की एसिडिटी, हमारे जो मैदे में तेज़ाबियत है उसको कम कर दे। तो हम जैसे इनो के साशे ले रहे होते हैं, वो हम अल्कलाइन नेचर के होते हैं और वो बॉडी में जाकर, स्टमक में जाकर हमारी एसिडिटी को कम करते हैं, हमारी तेज़ाबियत को कम करते हैं। इसी तरह ये ह्यूमन बॉडी के अंदर अहम किरदार अदा कर रहा होता है। एंजाइम्स वर्क एट स्पेसिफिक pH। इसी तरह एंजाइम्स का जब आपने पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी में या फिर बायोकेमिस्ट्री में, तो आपने पढ़ा होगा एक ऑप्टिमल pH होती है, एक ख़ास pH होती है जिसके अंदर रहते हुए एक एंजाइम वर्क करती है और प्रॉपर वर्क कर सकती है अपनी जो है स्पेसिफिक pH के अंदर रहते हुए। अदरवाइज़ अगर उसकी pH चेंज हो तो वह डीनेचर्ड हो जाती है, उसकी नेचर जो है वर्क के काबिल नहीं रहती, वो सही तरह वर्क नहीं कर पाती उस pH के अलावा। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी है, पेप्सिन जो है वो 2 to 3 pH रखती है और इसके लिए वर्किंग एनवायरनमेंट भी यही होना चाहिए, देन वो सही तरह वर्क कर पाएगी। इसी तरह प्योर वाटर की भी जो है pH अमूमन क्लोज टू 7 होती है, इसलिए इसे न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। अगर pH जो है 7 से कम है देन वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ शामिल है जो उसे एसिडिक कर रही हैं। या फिर अगर वो 7 से अबव जा रही हैं, 8, 9, 10, तो देन वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ शामिल हैं जो कि उसे बेसिक में तब्दील करेंगी, वो न्यूट्रल नहीं है वाटर। इफ़ द ड्रग्स इज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड, पहले इससे ऊपर वाला पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन सूटेबल pH फॉर अ गिवन ड्रग इन सोल्यूशन एट अर्ली स्टेज ऑफ ड्रग डिस्कवरी। अमूमन जो ड्रग डिस्कवरीज या ड्रग फॉर्मुलेशन का जब प्रोसेस हो रहा था उसमें भी pH अहम किरदार अदा कर रही होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि आइंस फॉर्मेशन या आइंस का बहुत बड़ा किरदार होता है एब्जॉर्प्शन में, एक्सक्रेशन में, या फिर ट्रांसपोर्ट में किसी भी मेडिसिन की, किसी भी ड्रग की। वो तमाम पैरामीटर्स को देखते हुए pH स्केल को कंसीडर किया जाता है और ड्रग डिस्कवरी में इसका बहुत अहम रोल है। इफ़ द ड्रग इज़ टू बी डिटरमाइंड एज अ सोल्यूशन डोजेज फॉर्म, if the drug is to be determined as a solution dosage form, then the pH of solution should be chosen carefully. Solutions dosage forms including eye drops, nasal drops, air drops, oral solution and injectables. ख़ास तौर पे वो डोजेज फॉर्म जो कि सोल्यूशन फॉर्म में आ रही है उनके pH को मेंटेन रखा जाता है और pH एक ख़ास रेंज जो है pH की जो उसके लिए ऑप्टिमम मानी गई है, जो कि उस डोजेज फॉर्म की एक्टिविटी को बढ़ा दे और स्पेसिफिक रेंज में रखे, वो pH मेंटेन करके रखी जाती है। लाइक आई ड्रॉप्स हैं या नेज़ल ड्रॉप्स हैं, इनको जो हमारी नेचुरली आई की pH होती है उससे मेंटेन करके रखा जाता है। जो आपकी नेचुरली आई की pH है, देन आपके वो जो
डोजेज फॉर्म है उसकी भी पीएच वही होनी चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हुई या अल्कलाइन हुई तो आपकी आँख में जाकर इरिटेशन काज करेगी। यही नेज़ल ड्रॉप्स, एयर ड्रॉप्स और दूसरे ऑरल या इंजेक्टेबल्स में भी ख्याल रखा जाता है। ये एप्लीकेशंस थी कुछ जो है हम पीएच कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा पीएच कहाँ पे कंसीडर की जाती है, जैसा कि आपका अगर हम आम लाइफ में अगर इसकी कोई मिसाल देखें, हम कोई भी चीज़ खाते हैं और हमने अपना जो है ओरल हाइजीन का ख़्याल नहीं रखा, हमने ब्रशिंग नहीं की, हमने ब्रश नहीं किया और जो है ऐसे ही हम लोगों ने उसको छोड़ दिया, देन फूड के पार्टिकल्स के साथ कुछ बैक्टीरियाज मिलकर उसको एसिड में तब्दील कर देते हैं। अगर ये अमल मुसलसल रहे तो आपका जो दांत है उसकी ऊपर वाली स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है उस एसिड की वजह से, क्योंकि एसिड मुसलसल वो बैक्टीरिया उसको आपके फूड पार्टिकल्स का एसिड में तब्दील कर रहे होते हैं, देन वो आपके जो है टीथ उनको डैमेज करना शुरू कर देता है और हम कहते हैं कि अमूमन हमारा जो है ना दांत में कीड़ा लग गया है या इस तरह हम उसे कह रहे होते हैं। वहाँ पे भी पीएच पैरामीटर को देखा जाता है। आपके मुंह में अगर इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर आप जो है किसी अल्कलाइन चीज़ से या अल्कलाइन टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, देन उसे आपको रिलीफ मिलता है कि उस वक्त आपके जो एसिड होता है वो उसको अल्कलाइन नेचर में तब्दील कर देता है। थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ महसूस होता है उस पेस्ट से या उस प्रोडक्ट से। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें डेली लाइफ के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे हम पीएच के पैरामीटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये आज का था। इसके अलावा और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। आप लोग जो हैं ये आपको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, इसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं वो आप राइट डाउन करोगे अपने नोटबुक पे। अगर आपकी रूटीन लाइफ में कोई है तो आप वो भी राइट डाउन कर सकते हो। अपने बुकलेट से आप मदद ले सकते हैं। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, जैसे मैंने आपको ड्रग के बारे में बताया, डोजेज फॉर्म्स के बारे में बताया कि डिफरेंट किस्म के सिरप्स, इंजेक्शंस में पीएच को मेंटेन रखा जाता है, या इंसुलिन जो होती है उसकी पीएच बिटवीन द 3 to 4 होती है, तो उसी हिसाब से उसको मेंटेन रखा जाता है। देन कुछ और एंजाइम्स एंड हार्मोन्स हैं जो कि हम जिसमें पीएच को मेंटेन रख रहे होते हैं। सर्जिकल कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन जैसे कि होता है, या फिर सिरप्स हैं, डिस्टिल्ड वाटर्स हैं, इनमें भी पीएच का ख्याल रखा जाता है क्योंकि एक स्पेसिफिक पीएच होती है और उसी पे ये बेहतरीन काम करते हैं, अदरवाइज़ इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। इसी तरह ग्लास, अगर जो है ग्लास प्रोड्यूस अल्कलाइनिटी इन द प्रोडक्ट स्टोर इन। अमूमन जिस ग्लास बोतल के अंदर, कोई भी ग्लास जार है या ग्लास बोतल है, अगर हम उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं, देन वो स्टोरेज के दौरान अगर ग्लास से अपनी अल्कलाइन नेचर की वजह से प्रोडक्ट को चेंज कर दे तो प्रोडक्ट पे असर पड़ेगा। तो वहाँ पे स्टोरेज के पैरामीटर्स में भी हमें जिस जार या बॉटल में कोई भी प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं, उसमें भी हमें पीएच का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि उस मटेरियल की पीएच क्या है और वो क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी स्टोरेज के दौरान में आपकी प्रोडक्ट को या नहीं। इन तमाम पैरामीटर्स को देखते हुए हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में पीएच के पैरामीटर्स को अहमियत देते हैं, वहाँ पे उसको अप्लाई कर रहे होते हैं।